जो गरीबी में सीखता है उसका असर कुछ और ही होता है, और जो अमीरी में सीखता है वो इन्फ्लुएंस जरूर होता है। ये मेरा एक डायलॉग है, बट ये रियलिटी बहुत इनडेप्थ है। मतलब कि कैसे, तो मेजरली आपको ये समझना है। मैं बात करने जा रहा हूँ एसेट्स एंड इन्फ्लुएंस के बारे में। एसेट्स और इन्फ्लुएंस, कैसे हम दूसरों के फील्ड में जाके किसी भी सिमुलेशन, किसी भी सर्कमस्टेंस, किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी लाइफ में हम जाकर हम वहाँ से इन्फ्लुएंस होएंगे, हम उनके तौर तरीके सीखेंगे, परंतु जो हमारे काम का होगा हम उसको देखेंगे। मेजरली मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, तो मैं डिलीवरी के रिलेटेड मैं देखूँगा कि लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं इस तरीके से चला के ला रहे हैं, इस तरीके से ला रहे हैं, मैं उनके तौर तरीके सीखूँगा। बट मैं देखूँगा मेरे पास ऑप्शन ये भी आएंगे, कई ऑप्शंस, जैसे कि लोग वहाँ पे सीक्रेट पी रहे। क्या मैं सीक्रेट पीऊँ? मैंने चलो एब्सोल्युटली माना कि चलो इन्फ्लुएंस तो हो ही रहे हैं, हमने सीक्रेट पी ली। बट अब मैं देखूँगा क्या वो सीक्रेट मेरे फ़ायदे की है या नहीं है। मुझे लगा ये मेरे कोई फ़ायदे की नहीं है, मुझे कोई नाश नहीं दे रही, बस एक नशा दे रही है जो मुझे पर्टिकुलर 10-10, 11-11, 12 घंटे वहाँ पे काम करने को दे रही है, एफर्ट। पर इसकी जगह मैं कुछ और मूव ऑन भी कर सकता हूँ, ये मुझे एज अ कॉस्ट नुकसान ही देगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये एसेट नहीं, एक तरीके की लाइबिलिटी है, जो एक बोझ है जो हमारे खोपड़े में पड़ रहा है। मैंने इस चीज़ को इग्नोर करा, मैंने कहा इस चीज़ से नहीं लूँगा मैं। यही होती है एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब मैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट कह रहा हूँ, देखो मैं फिलोसफिकल पर्सन हूँ। मैं जो स्टेटमेंट्स कहता हूँ, इन्फ्लुएंस, एडेप्टेशन, ये सारी चीज़ें ये डायमेंशनली सारी कनेक्टेड होती है। जैसे मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट का, मैंने एक जगह का क्या बोलते हैं एसेट, तो एसेट और एक्स्ट्रा एफर्ट दोनों एक ही होते हैं। पर एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब हो गया कि कुछ ज़्यादा करना या कुछ और ज़्यादा करना, मेहनत करना या अपनी लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करना। एसेट्स की परिभाषा ये कहती है कि कुछ ना कुछ रिटर्न आना, आपकी इनकम से कुछ अलग रिटर्न ना दे। एसेट कुछ तरीकों में हमें सिमिलरिटी दिखी, मैंने डायरेक्ट कर दिया एसेट और एक्स्ट्रा एफर्ट इज इक्वल टू इक्वल। क्यों इक्वल है? डायमेंशनली, क्योंकि सीधी सी बात है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तब अर्न कर लोगे, अपने आप को जल्दी ग्रोथ कर लोगे। आप एसेट्स मेक करोगे तब अपने आप को जल्दी ग्रो करोगे। अब सुनो एसेट से होते क्या है, व्हाट इज द एसेट? एवरी टाइप ऑफ एक्शन या एवरी टाइप ऑफ वर्क या एवरी टाइप ऑफ पुट अप मनी या एवरी टाइप ऑफ एलिमेंट या आइटम जो भी आने वाले समय में फ्यूचर में रिटर्न दे विथ प्रेजेंट के साथ, एसेट कहलाती है। फिर लाइबिलिटी क्या कहलाती है? ओनली प्रेजेंट डिजायर फुलफिल करे, ओनली प्रेजेंट डिजायर जो फुलफिल करे वो लाइबिलिटी कहलाती है। फ्यूचर डिजायर मतलब कि आज मान लो मैंने मैगी का पैकेट खरीदा, मेरे अभी मैगी का पैकेट मैंने ला रखा, मैंने इसे होल्ड करके रखा। एवरी टाइम जब भी मैं होल्ड करूँगा तो मैं एसेट को ही होल्ड करूँगा, लाइबिलिटी को कभी होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि लाइबिलिटी डिकम्पोज होती है। तो एवरी टाइप ऑफ आइटम डिकम्पोज होता है, एसेट भी डिकम्पोज होता है, बट रिटर्न देकर जाता है, वो चाहिए हमें मेजरली। तो यहाँ हमें समझ में आई कि भाई जो एसेट्स है वो कुछ नहीं, लाइबिलिटी और एसेट एक ही आइटम है। मैंने मैगी का पैकेट खरीदा, अगर मैं इसे अभी कंज्यूम कर लेता हूँ, अभी अपने मान लो मेरा पेट भरा हुआ है तब भी मैंने इसे खा लिया, तो ये लाइबिलिटी। परंतु अगर मैंने इसे होल्ड कर लिया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, तो जो मैं 10 रुपये मैगी के पैकेट और खर्च करने वाला था वो मेरे बच जाएंगे इस मैगी के पैकेट के कारण, एसेट। परंतु यदि इसे किसी और ने खा लिया तो ये एसेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये मेरी एक तरीके से लाइबिलिटी ही कहलाएगी। यू अंडरस्टैंड? कुछ समझ में आया? अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब यही है, एसेट्स एंड इन्फ्लुएंस का मतलब यही है, आप अपने फील्ड या किसी भी फील्ड में जाओ, माँ देखो, समझो, अंडरस्टैंडिंग द गेम एंड देन विल बी बिल्ड न्यू एम्पायर। कैसे है न्यू एम्पायर? हर बार आप सोचोगे, हर बार आप जानोगे। आप आईटी प्रोफेशन में जाओ, देखो शुरुआत के जो दिन होंगे गरीबी के, शुरुआत के जो दिन होंगे संघर्ष के, उस टाइम ऑलवेज आपको यूँ लगेगा कि या बात तो सही है, रियलिटी सही है कि मुझे कुछ नहीं आता, यहाँ सब अहंकारी है। धीरे धीरे आपकी कमांड पकड़ने लग जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी, व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी। पहले मैं बता दूँ मनी क्या है। मनी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मनी एक आइडियलिस्ट मटेरियल है, ठीक है। मनी इज बोथ यूजेस बाय आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, बट मनी आल्सो ओनली आइडियलिस्ट, क्योंकि मनी कोई चीज़ नहीं है, स्टफ चीज़ें है।
मनी कोई चीज़ नहीं है, वस्तुएं और रिसोर्स और संसाधन चीज़ें हैं, वो मटेरियलिस्ट है। मेरे पास मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी बिल्ड करी, उसमें मेरा दिमाग भी लगा, मटेरियल भी लिखा है। मटेरियल क्या, अब मैं ऐसा तो नहीं कल्पना कर रहा हूँ रेडियो एक्टिव मटेरियल बना दे रहा हूँ, नहीं, रेडियो एक्टिव मटेरियल लाया भी होगा, जोड़ा भी होगा, पूरा एक वेब से क्रिएट करा होगा। तो जो भी वो वेब क्रिएट हुआ है, देन मैं उसको सेल कर रहा हूँ, किसी और के यूज़ में ला पा रहा हूँ, तो वो उसने एक सेट कर रखा है कि मुझे कुछ रिटर्न देगा। वो रिटर्न को मैंने एक सिंगल वैल्यू में लपेट दिया, मनी नाम से। तो ये केवल आइडियलिस्ट है। आइडियलिस्ट मतलब हमारा केवल विचार, हमने एक विचार, देखो आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट। मेरा ये आइडियल है, मतलब एक उससे परफेक्ट रूप है, ठीक है, आइडियल चीज़ है, क्योंकि वो विचारक रूप में बेहतर होता है। कल्पनाओं को हम हकीकत बनाते हैं, इसलिए उसे आइडिया कहते हैं, आइडियल कहते हैं। तो आइडियलिस्ट भी यही है कि ऐसी चीज़ जो कि हर एक चीज़ प्राप्त करा सके, क्योंकि लोगों की मान्यता है एक ही चौक का नाम, लोग क्या बोलते हैं, 10 जने रह रहे हैं वहाँ पे, रहने वालों ने कहा ये हनुमान चौक है, तो सब हनुमान चौक कहेंगे, दिस इज़ अ वैल्यू। और यही क्या बोलते हैं, कैलकुलेशंस कहलाती है। तो मनी भी क्या है, एक आइडियलिस्ट है। इसलिए मनी कोई ऑब्जेक्ट वो नहीं है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो, मनी कोई वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, देखो रिस्पेक्ट एवरीथिंग की करनी चाहिए। रिस्पेक्ट बताता है आपका चरित्र कैसा है, आपकी आदतें कैसी हैं, और आपकी आदतें ही आपको अमीर बनाती है। मेजरली कहने वाली बात यह है, रिस्पेक्ट आप सबकी करो, पर आप हकीकत भी जानो कि रियलिटी में मनी कोई वस्तु वो नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई वे नहीं है। क्योंकि देखो, जिस भगवान को आप यूँ कहते हो कि द गॉड ऑफ मनी या लक्ष्मी, उसका मतलब यह है वास्तविक रूप में, अगर पूर्व रूप में जाओगे 100-150 साल पहले, तो पता चलेगा ये आकर्षता की देवी है, ना कि धन की देवी। ठीक है, धन आज के टाइम पर हमने रूपांतरण कर दिया रूपों का केवल। पुराने जमाने में धन कोई नाम की चीज़ नहीं थी, आकर्षता नाम की चीज़ थी। देख लो, अगर तुम उसी के डायमेंशंस में देखोगे तो डायमेंशन में पता चलेगा भाई, फीमेल को डिनोटेट कर दी है, पैसा क्या करता है, आकर्षित करता है। अब देख लो, अब अपने आसपास की औरतों को निकाल के देख लो, एक आदमी को औरत क्या करती है, आकर्षित करती है, घूमना नहीं करवाती है, पैसा क्या नहीं करवाता, घूमना नहीं तो करवाता। मेजरली यहाँ अंडरस्टैंड हमें हो रहा है थिंक कि मनी नाम की जो देवी है, वो मनी नाम की देवी है ही नहीं, वो रियलिटी में काम वासना या आकर्षता की देवी है। ठीक है, तो यहाँ मेजरली हमें ये भी समझ में आता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि मनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मनी देखो, पहली बात आपको हमेशा ये समझना चाहिए, अगर आप मनी डेली टू डेली अपने हाथ से निकाले जा रहे हो, तो समझ जाओ वो एक समय के बाद लाइबिलिटी की तरह ही काउंट होने लग जाएगा। वाई? क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम पाया, प्रेजेंट टाइम पे निकाले, फ्यूचर तक के लिए होल्ड ही नहीं रखा। जो भी मनी आप होल्ड रख दो वो एसेट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। होल्ड भी ऐसे नहीं कि होल्ड ही रखना है, सेल करना है। होल्ड एंड सेल की जो कमांड अगर उसमें चले सके, क्योंकि बाय तो हर कोई कर लेता है, बाय के बाद डायरेक्ट सेल हो जाता है। बाय डायरेक्ट सेल तो मतलब कि एक स्टेप कट गया तो ये लाइबिलिटी बन गई। अगर बाय, होल्ड एंड सेल ये 3 सीक्वेंस अगर पूरे हो गए तो मार्केट में इसकी डिमांड होती है, और यही कहलाता है एसेट। मेजरली 4 चीज़ें होती है ना, बाय, होल्ड, सेल और मार्केट हैं। तो अगर बाय, होल्ड, सेल अगर इन तीनों का सीक्वेंस कर लिया तो सीधी सी बात है, चौथी चीज़ मार्केट में इसकी डिमांड हो जाएगी और इसकी सप्लाई फुलफिल हो जाएगी, और फुलफिल होने के बाद रिटर्न आएगा। मेजरली यही एसेट्स का रियल फॉर्मूला है कि एसेट्स नाम की चीज़ एग्जिस्ट कैसे करती है पूरी धरती पे या ब्रह्मांड में, किस तरीके से डायमेंशनली ये वर्क करती है। मेजरली अगर मैं देखूँ मेरे सामने एक ट्रक चल रहा है, वो ट्रक बड़ी स्पीड में चल रहा है और मैं भी उसके पीछे चल रहा हूँ, तो ये बहुत गुड एसेट है। अगर एक ट्रक बहुत धीमे चल रहा है, फिर भी अगर मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ, तो वो मुझे मेरी मंजिल पहुँचाई देगा, ये भी एक एसेट है। पर यदि एक एसेट रुका हुआ है, एक ट्रक रुका हुआ है और मैं उसके पीछे हूँ, तो मुझे उसको ओवरटेक करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा पैसा डुबा देगा, क्योंकि मेरा टाइम लेता हुआ जा रहा है। तो समझ में आ रहा है कि ट्रक फिलोसफी से भी, ट्रक जो कि माल ढोने वाली चीज़ होती है, उसको देखकर भी आप उसके पीछे चल रहे हो। वहाँ से एसेट्स के बारे में बता सकते हो, स्टॉक्स के बारे में, कि स्टॉक्स कब बढ़ेगा कैसे नहीं, उसी को रियल मार्केट में पुट अप कर दो, स्टॉक मार्केट में पैटर्न एनालाइज हो गया डायरेक्ट आपका। लॉजिक कहलाते क्या, पैटर्न से तो बने होते हैं लॉजिक, पैटर्न्स एंड सीक्वेंशियल और अनसीक्वेंशियल ही लॉजिक होते हैं। अनसीक्वेंशियल क्या है, कुछ भी बिखरी हुई चीज़ जो पजल टाइप जुड़ जाए। देखो दो तब के पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बता दूँ। व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी, व्हाट इज़ द डिसिप्लिन, जो आप कहते समझते हो। डिसिप्लिन इज़ द लाइफ। एवरी टाइम आपको लाइफ बनानी है
पर लाइफ अगर प्रोडक्टिव बनानी है, लाइफ इज़ बेटर बनानी है, लाइफ इज़ करियर रिलेटेड बनानी है, तो यहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार प्रयास। अब ये लगातार प्रयास क्या है, फिलोसफिकल टर्म में और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ टर्म में या सोशली टर्म में मैं 3 टर्म से बता दूँ। फिलोसफिकल टर्म में कंसिस्टेंसी आपको केवल आपका रूप बदल देगी, किसी भी स्टेट के अनुसार आपको इन्फ्लुएंस कर देगी, किसी भी स्टेट के अनुसार आपको प्रभावित कर देगी, किसी भी स्टेट के अनुसार। अब वो स्टेट क्या चुनो क्या नहीं, ये फिलोसफिकल मतलब यूनिवर्सल जो चलती है कंसिस्टेंसी यही चलती है। साइंटिफिक क्या है, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, आप अपने डिसिप्लिन को प्रोडक्टिव बनाते हो, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। ये क्या है साइंटिफिक, यही है साइंटिफिक। लगातार करा हुआ प्रयास, छोटा छोटा ही क्यों ना हो, बड़े टास्क भी इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। छोटे छोटे टास्क स्टेप बाय स्टेप लो, छोटी छोटी मनी जोड़ो, शाम टाइम के संग अपने आप जुड़ जाएगी। द मिस वेरिएबल फैक्टर्स आर बी इन्वॉल्व, एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस विल बी हैंडल हो जाएगी। और यही है साइंटिफिक अप्रोच कि देखो, पहले मैंने बताया कंसिस्टेंसी फिलोसफिकल टर्म में कि कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है, अगर आप समय के संग इन्फ्लुएंस हो जाओ या समय के संग प्रभावित हो जाओ, दूसरों की तरह बन जाओ, तो दूसरे मेहनती होते हैं, वो होते हैं। और मेहनत कभी भी ऐसा नहीं, आप कितने भी गवार क्यों ना हो, आप कितने भी लाइबिलिटी, मैं गवार उसको कहता हूँ जो लाइबिलिटी खरीदता है, जो अपने शौक पूरे करता है, जो अपने डिज़ायर पूरे करता है, जो अपनी फेवरेबल आउटकम में खेलना ही पसंद करता है और अपनी वो एक सोच में चलता है कि अहम अहंकारी है ना। और क्या बोलते हैं, मैं सब कुछ पा सकता हूँ, मतलब सब कुछ पा सकता हूँ नहीं, ये तो थोड़े ब्रिलियंट वाली माइंड सेट हो गया, मैं ही सब कुछ पा सकता हूँ। वो व्यक्ति मेरे लिए गवाह है, तो उसे अभी हकीकत ही नहीं पता है, उसे समय की वैल्यू नहीं पता मेजर। ठीक है, तो मेनली पॉइंट, जो व्यक्ति वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ ब्रिलियंट हूँ, तो ऐसे ना पता है, ऐसे लाखों पीढ़ी इनके पूर्वज भी आए, वो भी जा चुके, अब तक अहंकार नहीं किया इनका विचारों का, तो ये गवार है, तो सीखने के बाद भी नहीं सीख पाए कि चल क्या है। ठीक है ना, जैसे IT प्रोफेशन वाला यूँ कहेगा, तुम्हें पता नहीं है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अभी होती क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि रैम के अंदर क्या होती है। अरे भैया, हम साइंटिस्ट हैं, हमें नहीं पता होगी कि एक माइक्रोचिप के अंदर कैसे ऑप्टिकल डिस्क द्वारा लेजर जो करंट वो करती है। हमें रियल लॉजिक पता होगी, हमें बैकएंड की पूरी प्रोसेस पता है, बट रियलिटिवली वो दिखा किसको रहा है, वो उनको दिखा रहा है जिनको नहीं पता है, जो नहीं सोच पा रहे, उन गरीबों का मजाक उड़ा रहा है, फिर वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं मेजरली। क्या मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, पर मैं उस व्यक्ति की नज़र से देखता हूँ जो बिल्कुल निचला व्यक्ति है, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है कि मेरे पास वो नेत्र है जो औरों के पास नहीं है, होने के बावजूद भी, कि मैं उस व्यक्ति की झलक से देखता हूँ जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता। देन मैं रियलाइज़ करता हूँ आई एम द कैपेबल ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस वर्ल्ड के लिए कैपेबल हूँ, या इससे ज़्यादा ही कैपेबल हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के नेत्र से देख पा रहा हूँ जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता। मैं उस व्यक्ति की फीलिंग देख पा रहा हूँ जो व्यक्ति टेंस हो रहा है, जो व्यक्ति डिप्रेस कर रहा है। मेरी क्या गलती थी कि मैं कुछ नहीं पा पाया? तब मैं उसको कहता हूँ कोई बात नहीं, गलती थी ना, गलती को सुधारा जा सकता है। तरीके कैसे प्राप्त किया जाए चीज़ें, वो हमारे पास है तरीके। दिस इज़ द वे इज़ नॉट अदर्स। स्किल्स की जो इंजीनियरिंग होती है वो किसी और की नहीं होती, स्वयं की होती है। तो स्वयं की चीज़ स्वयं की, इसमें तो मैं अहंकार कहो या ईगो कहो या क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस कहो, इसे कॉन्फिडेंस में बिल्ड हो। मैंने कहा था गरीबी में जो अहंकार बिल्ड होता है, मतलब जब कुछ नहीं आता तब जो आत्मविश्वास आता है वो आत्मविश्वास लाभदायक है। जब सब कुछ हो जाता है तब यदि वही आत्मविश्वास बना रहे या वो अहंकार में परिवर्तित होने में ज़्यादा नहीं लगाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही है, एक चीज़ संतुलन थी, एक चीज़ अत्यधिक होगी। तो संतुलन की चीज़ें आत्मविश्वास कहलाती है, कॉन्फिडेंस कहलाती है। न्यूनतम चीज़ें डर भय ये सारी चीज़ें लाती है, मानवीय कारक को ज़्यादा प्रभावित कर देती है। और अहंकारी वो भी मानवीय कारक कहलाता है कि हम अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं मेजरली। तो कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है, फिलोसफिकल टर्म में कहे तो किसी भी फील्ड के अनुसार प्रभावित हो जाना, या मेहनत करना सीख लेना, लोगों की तरह काम करना सीख लेना, तो आप कंसिस्टेंट हो गए। अब डायमेंशन अलग अलग है, डिसिप्लिन से अलग अलग है। अगर आप ये सोचो मैं मैराथन में कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ तो आप मैराथन में बढ़िया बन जाओगे। अगर आप ये सोचो मैं इंजीनियरिंग में कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ तो आप इंजीनियर बहुत बेहतर बन जाओगे। तो फिलोसफी में डायमेंशंस बदलते चल जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि एक ही मैथमेटिशियन अगर
आर्ग्यू कर रहा है तो लॉयर बन जाएगा, एक ही मैथमेटिशियन है। धन शास्त्र के बारे में कर रहा था इकोनॉमिक्स बन जाएगा, एक ही मैथमेटिशियन। अगर पूर्व चीज़ों को अध्ययन कर रहा तो इतिहासकार बन जाएगा, और एक ही मैथमेटिशियन। बिकॉज लैंग्वेजेस अलग अलग हो जा रही है, पलटे जा रही है। सर्कमस्टेंसेस, मैंने कहा था 3 ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऑब्जर्वर, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज या सर्कमस्टेंस। ये 3 चीज़ें कि आपकी परिस्थिति मैटर करेगी, आपकी बुद्धि मैटर करेगी। बुद्धि भी कौन सी? इंटेलेक्चुअल, अकल। और तीसरी चीज़ प्योर इंटेलिजेंस यानी सोल, जो ऑब्जर्व करती है केवल हर एक डिसिप्लिन को, क्योंकि सब पता है रियलिटी में चल क्या रहा है। ठीक है, इस उदाहरण को मैं थोड़ा और बेहतर बताऊंगा किस तरीके से बताऊंगा। अब बताता हूँ साइंटिफिक का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी किस रूल्स पे मैटर वो एग्जिस्ट करती है, किस रूल्स के कारण कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ है। या यूँ कह लो कि कंसिस्टेंसी जो है मैटरली, अगर हम यहाँ पे बात करें कंसिस्टेंसी, तो मेजर टाइप ये बताएगी किस मिस वेरिएबिलिटी द्वारा इन्फ्लुएंस होती है कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी किस मिस वेरिएबिलिटी फैक्टर्स द्वारा बिल्ट होती है। मिस वेरिएबल फैक्टर मैंने पहले बताया था, दिस इज द नेचर ऑफ फैक्टर। नेचर को ही मिस वेरिएबिलिटी ऑफ गॉड वो मदर कहते हैं। ठीक है, मतलब मिस वेरिएबिलिटी पनपती क्या है? नेचर के द्वारा पनपती है। नेचर में तीन तरह की माया है, एक समय, एक नियति। नियति क्या मतलब? कोई भी डेस्टिनी, कुछ भी जो घट रहा है। और तीसरी चीज़ पूरी तंत्र, ये व्यवस्था। ठीक है, ये 3 तरह की माया है। इन 3 तरीक़ों से कई सारे मिस वेरिएबल फैक्टर पनपते रहते हैं। नेचर घटी हुई चीज़ें आकर्षित करती है। मेजरली मैं आपको बता दूँ, आपका धन भी वही एक चीज़ है जो घट चुका है फिलोसफिकल टर्म में। ठीक है, इन्फ्लुएंस साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से कंसिस्टेंसी मतलब कि ऐसी चीज़ कि कंसिस्टेंसी बन कैसे? लगातार हमारे द्वारा कोई भी वर्क एंड एक्शन करने के बाद, लगातार हमारे द्वारा वर्क एंड एक्शन करने के बाद हम उसे बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, देन सेल करते हैं। तो यहाँ जब हम बहुत होल्ड तक कर रहे हैं तो एक्यूमुलेट हो रही है चीज़ें, और बहुत बड़े बड़े टास्क, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर पा रही है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप बेसिक्स पे काम कर लो ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ईजी लगने लग जाती है। वाई? क्योंकि बेसिक जब क्लियर होते हैं, तो बेसिक क्लियरिटी का मतलब ये है कि बेसिक जब इतने बूस्ट लेवल पे होते हैं, तो बेसिक से ही सब कुछ बना है। बेसिक से ही बेस बने, बेसिक से ही कॉम्प्लेक्स बने, बेसिक से ही एवरीथिंग बनी है। वर्ड से ही बेस बनते हैं। जब आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड करोगे तभी बेस बनेगी। हाँ जी, बेस इज़ नॉट डिपेंडेड ऑन वर्ड्स, बेस इज़ नॉट एग्जिस्ट इन वर्ड, बेस इज़ नॉट मैटर इन वर्ड। वर्ड से मैटर नहीं करते, ना ही वर्ड से बिलोंग करते। परंतु यदि आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लो तो आपको वेज फाइंड करने आ जाएगी। मैंने कहा था वेज इज़ नॉट डिपेंडेंट, बात बिल्कुल हकीकत है कि जिसकी बुद्धि आँखें होने के बाद भी आँखों से देख नहीं पाता, और जिसके आँखें नहीं है वो उससे भी ज़्यादा देख लेता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी और परसेप्शंस पे मैटर करता है। मैंने कहा ना कि अगर वर्ड्स है भी तो वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और यदि आता है तरीका तो वर्ड्स हो या ना हो, किसी भी टाइप का वर्ड हो, उससे वेज मैटरली अंडरस्टैंड कर लोगे। तो कंसिस्टेंसी साइंटिफिक रूल यही है कि कंसिस्टेंसी मतलब लगातार प्रयास करने का। तो यहाँ पे कई सारी टर्म्स आ जाती है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या पर कैसे? जब मुझे लगे कि हाँ मुझे अपनी लाइफ बेटर बनानी है तो मैं कंसिस्टेंसी। क्या करियर इज बेकार? करियर इज वो क्या बोलते हैं, करियर जो है बेकार है? नो, करियर बेटर है, स्टेबिलिटी के लिए बेटर है। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ लगती है कि हाँ मेरी लाइफ बेटर है या मेरे को अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनानी है, तो या तुम चूज़ करो करियर। योर इज ब्रिलियंट, योर जीनियस, योर एवरी टाइप ऑफ पर्सन आर अपर लेवल। बट यदि यूँ कहना है मुझे केओस खेलना है, लाइफ के संग जीना है, लाइफ का रियल मीनिंग जाना है, तो करियर को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि करियर इज फॉल्ट कैलकुलेशन है, फॉल्स कैलकुलेशन है। रियल कैलकुलेशंस तो हमेशा सबकॉन्शियस में चलती है, और सबकॉन्शियस मतलब कि अभी आने वाले समय में क्या होगा पर मैं प्रेडिक्ट कर लूँगा क्या होगा, और तुक्का लगेगा क्या होगा। इस इज द बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो मेजरली तो यहाँ पर हमने यही समझा कि देखो कंसिस्टेंसी में मैंने ये बताया कि अगर आप कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ एक करियर व्यक्ति के लिए, एक रिलेटेड व्यक्ति के लिए, रिलेटेबल व्यक्ति के लिए कि हाँ मुझे करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करियर की बात करें, अगर कंसिस्टेंसी की ही बात करें, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रखती है आपके लाइफ के हर एक पहलू पे। एवरी टाइम आप किसी ना किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहोगे, एवरी टाइम आप किसी ना किसी डिसिप्लिन में रहोगे। आप आलस में रहो, आप किसी भी चीज़ में रहो, लगातार कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे। यदि कुछ बदल रहे हो तो एवरी टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुखी तो रहोगे आप,
पर आप अगर एक जगह स्टेबल हो गए तो आप खुश भी रहोगे। अधिक व्यक्ति खुश के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो लाइफ का रियल मीनिंग भूल जाते हैं। आप जीनियस हो, ब्रिलियंट हो, आप सब कुछ जानते हो, तो परफेक्टेड पर्सन हो, तो रियलिटिवली आप बेटर हो लाइफ के लिए, वर्ल्ड के लिए। कौन से वर्ल्ड के लिए? सोशली वर्ल्ड के लिए। यही कहलाता है सोशली वर्ल्ड। अब कंसिस्टेंसी का मतलब दो हो गए सोशलिटी में साइंटिफिक से, अब मैं सोशलिटी में आया हूँ। सोशलिटी में कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया, लोग कह गए इस व्यक्ति ने मुझे कहा था कंसिस्टेंट रह लो, एक बार डिसिप्लिन रह लो, सब कुछ पालो। मैंने पाया और आज हकीकत है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से बढ़िया है। बट अब देखना, जो साइंटिस्ट और जो फिलोसोफर्स बन पाएगी वो कह के मैं कंसिस्टेंसी पे वर्क नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया वर्क कर रही है। मैं ये भेड़ चाल नहीं चलूँगा बिकॉज पूरी दुनिया भेड़ चाल चलती है। मैं ये वर्क नहीं करूँगा। तो वो गलत व्यक्ति था। क्या था? जैसे पैसा ये टेक्नोलॉजी है। लोग टेक्नोलॉजी का बुरा उपयोग करते हैं, लोग पैसे का बुरा उपयोग करते हैं। तो पता है, जो बच्चा होता है, जो इमैच्योर होता है, वो अगर थोड़ा उसकी केमिस्ट्री अगर यूनिक होती है, अगर वो ओनर टाइप पर्सनैलिटी पनपा होता है, रिच माइंड सेट पनपा होता है, वो कहता है मैं मनी से हेट करता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से हेट करता हूँ। वाई हेट करता हूँ, क्यों हेट करता हूँ? ये साधारणता है। इन्फ्लुएंस तो हम होते ही होते हैं बालकपन में मेजरली। मैचुरेशन के संग हम क्यूरियस होते चले जाते हैं, तो रियलिटी जानते चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था मैन आर क्यूरियस। मैं नफरत करता हूँ मनी से। क्यों? मनी लालच लाती ही लाती है। मैं नफरत करता हूँ टेक्नोलॉजी से। क्यों? टेक्नोलॉजी अपना विस्तार करती ही चली जाती है, पर रियलिटी में उसे बाद में एहसास होता है 10 साल 20 साल या 4 साल या 3 साल बाद। देखो, टाइम कुछ गलत नहीं होता, टाइम कुछ वेस्ट नहीं होता। अगर आपने 10 साल किसी एक प्रॉब्लम को भी समझने में लग गया तो बढ़िया है। क्यों? अब जो आने वाली 10 प्रॉब्लम होगी, हो सकता है वो 10 प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के कारण ही सॉल्व हो गई हो। और एक व्यक्ति जो यूँ सोचता है मुझे तो टाइम देना ही नहीं, मुझे तो ये प्रॉब्लम 1 आई, मैं इसे तुरंत सॉल्व कर लूँ, ठीक है तुरंत सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम 2 आई, तुरंत सॉल्व कर लूँ, ज़िंदगी भर सॉल्व करता चला जाएगा। पर एक व्यक्ति ने अपने 10 साल एक ही प्रॉब्लम में दे दिए। उसने उस एक प्रॉब्लम को इस तरीके से पीएचडी कर ली कि आने वाली जो 10 प्रॉब्लम थी वो उसी के रिलेटेड थी और कैंसिल होगी, ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी। तो टाइम किसी का वेस्ट नहीं होता मेजरली। अब क्या हुआ, 4 या 10 साल बाद उसे अकल आई, रियलिटी मैचुरेशन आई। मनी गलत नहीं थी, इस्तेमाल करने वाले लोग गलत थे। मैं भी इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं तो अक्लमंद हूँ ना, मैं तो इसको तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसके अंदर थोड़ी ऑनर क्रिएशन आई, अब इसके अंदर थोड़ी ऑनर ट्रेट आई, अब इसके अंदर थोड़ी बॉस टाइप ट्रेट आई कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है। टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी को मैं भी तो अपने अनुसार बेहतर बना सकता हूँ। अब इसे थोड़ी अकल आई, अब ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा इस तरीके से एनहांस करेगा कि लोगों के काम आएगी। ये है मैचुरेशन जो समय के साथ आती है। गलतियाँ करना कोई गलत नहीं है, गलतियों मैंने कही थी, गलतियों का असर जो होता है वो अलग ही होता है। पर जो अमीरी में सीखी हुई चीज़ें होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, इन्फ्लुएंस जरूर होती है। तो ये था कंसिस्टेंसी में रूल्स में सीधी सी बात आई कि कंसिस्टेंसी के रूल्स ये है, छोटे से छोटे टास्क भी बड़े टास्क में हो जाएंगे, बेसिक्स अगर क्लियर है बेटर रूप से। तो अगर बेसिक बहुत टाइम से क्लियर है, बहुत टाइम से मतलब लंबे समय तक तुम बेसिक से क्लियर कर जा रहे हो, तो एडवांस चीज़ें भी ऑटोमेटिकली उसमें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी है जो आप समझते हो। कंसिस्टेंसी मेक करती है करियर रिलेटेड लाइफ को, एक बेटर लाइफ को। बट जो रिच पर्सन होता है वो इसको इग्नोर कर देते हैं डायरेक्ट, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस होना नहीं पसंद करते, वो लूप में ट्रैप होना नहीं पसंद करते। वो डायरेक्ट वो करते हैं, वो खुद से सीख लेते हैं कि या कंसिस्टेंसी और वो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स गलत नहीं थे। इसको इस्तेमाल करने वाले लोग गलत थे, इसको चर्चा करने वाले लोग गलत थे। क्यों? वो बार बार यूँ दिखा रहे इसकी महत्वाकांक्षा करियर, क्योंकि एक रिच माइंडसेट हमेशा करियर से हेड करता है, बिकॉज वो अपनी लाइफ में दुख झेलता है, वो योग्य होता है। वो कहता है कि ये दुनिया वाले मेरी योग्यता पे मूत रहे हैं, क्योंकि मैंने तो योग्यता 10 साल बाद पाई है और ये साले 1 साल में पा के बैठ गए। तो इस चक्कर में, क्योंकि पर एक दोनों में असर अलग होता है। जो अब मैं बताता हूँ थोड़ा गरीबी और अमीरी वाले में असर क्या होता है अंतर। गरीबी वाला जब कुछ सीखता है तो वो अपनी गरीबी की चीज़ों को बदलता नहीं है, वो समय के संग बदलता चला जाता है और इतना बदल जाता है कि उसको पता है संसाधनों का सदुपयोग कैसे करना है। तो ये है योग्य पर्सन। अमीरी का व्यक्ति जो होता है, मान लो उसके अंदर एक पर्सनैलिटी हुई जो गवार है, वो तो क्या बोलते हैं लाइबिलिटी खरीदेगी, वो तो खर्चा करेगी, वो वापस गरीब हो जाएगी, गरीब माइंड सेट। एक है थोड़ा अमीर माइंड सेट, वो क्या करेगा, लोगों का भला करेगा,
टेक्नोलॉजी बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, संसाधन है, सब कुछ अब बढ़िया है, पर संसाधनों का हनन करने से पहले नहीं सोचेगा। वो अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल जरूर जिएगा, बिकॉज ऐसी गरीबी में भी पनप जाते दो जदे। एक वो पुअर माइंडसेट, जो गरीब होते हैं, पैसा तो कमा लेते हैं पर बाकी चीज़ों को नहीं देखते, तो दुखी ज़िंदगी भर रहते हैं। एक जो जिन्हें पता है कैसे जीना है, तो गरीबी से अमीर, तो दोनों में ही दो डायमेंशन है, गरीबी और अमीरी का। किसके बेस पर है? धन के बेस पर है। और इसमें भी दो माइंडसेट है, गरीबी और अमीर का, वो फिलोसफिकल बेस पे है, मतलब यूनिवर्सनली आपको डिपेंड करेगी कि आप रिच हो या गरीब या पुअर हो। पैसे को चलाने के अलग अलग तरीके हैं। लगातार पैसा आ रहा है, आपको हमेशा ये थिंक करनी है कि मुझे पैसे को बनाना कैसे है। पैसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा एक वस्तु ही है, ऑब्जेक्ट ही है। उस ऑब्जेक्ट को अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो। ऐसी टेक्नोलॉजी कोई जीवित चीज़ नहीं है, वो एक नेचर का रेप्लिकेट है, और वो एक वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ही है, उसको अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। एवरी टाइम आप थिंक करोगे, एवरी टाइम आप कुछ मेक करोगे, एवरी टाइम कुछ बिल्ड करोगे। यही ह्यूमन लाइफ है। एक मैथमेटिशियन या एक रियल व्यक्ति या रियल पर्सन या एक क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट पर्सन या एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन कभी भी ट्रैप में खुद फंसना नहीं चाहता, बट वो ट्रैप में फंसाना पसंद करता है। वह कभी भी खुद एक फजल या कुछ एक क्या बोलते हैं लूप या एक फिलोसफिकल पर्सन हमेशा देखो वो ये थिंक करेगा, एक रिच माइंडसेट हमेशा थिंक करेगा मैं कभी भी लूप्स में पसंद नहीं करूँगा। देखो एक मैथमेटिशियन लूप्स मेक करना, पैटर्न मेक करना पसंद करता है, पर कभी भी खुद पैटर्न में या खुद लूप में या खुद इन्फिनिटी से हमेशा डरता है। एक मैथमेटिशियन ऑलवेज एक इन्फिनिटी को अंडरस्टैंड करना पसंद करता है, पर तो खुद इन्फिनिटी में फंसना या लूप में फंसना हेट करता है सबसे ज़्यादा। ये एक मैथमेटिशियन की ट्रेट है। एवरी मैथमेटिशियन की एक ट्रेट है कि वो लूप या इन्फिनिटी से हेट करता है, वो रिपीटेशन से हेट करता है। एवरी टाइम वो ये थिंक करता है कि मैं लूप में तो नहीं हूँ, यदि मैं लूप में हूँ तो वो एग्जिट कर देता है। लूप मेक करना, क्रिएट करना उसे पसंद है, ऑपरेट करना पसंद है, खुद उसमें ऑपरेट होना ये पसंद नहीं है। और रिच माइंडसेट में भी देखा, वो खुद इन्फ्लुएंस होना पसंद नहीं करता, दूसरों के इन्फ्लुएंस करना पसंद करता है। इन्फ्लुएंस के कारक सबसे ज़्यादा क्या? अहंकार, लालच, ये सारे मानवीय तत्व। इसलिए देखना एक रिच माइंडसेट पोलाइटली बात करेगा क्योंकि योग्य है, और रिच माइंडसेट वही कहलाते हैं जो समय के संग आता है। समय से पहले जो आ गया उसकी आंखें थोड़ी तेज है, पर वो भी समय के संग और बेटर चीज़ें जानेगा। क्योंकि मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन और नेचुरल इंटेलिजेंस में ये अंतर है कि देखो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर रहा है एवरी टाइम फील्ड को, क्योंकि फिलोसफिकली ये यूनिवर्सली हर चीज़ बिखरी हुई है। किसी भी फील्ड में गए कोई कनेक्शन ही नहीं है तो समझोगे कैसे? पहले जाके देखोगे कि इधर के दो तरीके क्या है, वो रियलिटी में चलते दो तरीके। रियलिटी में किसी भी यूनिवर्स में आयो, किसी भी वर्ल्ड में आयो, किसी भी धरती में आयो, अलग अलग टाइप की धरतियाँ एग्जिस्ट करती है, अलग अलग तरह के जीव प्राणी एग्जिस्ट करते हैं, सबके अलग अलग तरीके के ढांचे हैं। ठीक है, तो अगर हम मेजरली हम देखें तो सबसे पहले हम जीना सीखेंगे। ऐसे ही नहीं कि बकरी इंसान की चालें चलने लग गई क्योंकि इंसान की आत्मा बकरी में आ गई थी। नहीं 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 नहीं, वह वहाँ पे ऑब्जर्व करेगी, शांत रहेगी। तो एक बच्चा देख लेना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, देखता है क्या चल रहा है, उसकी जो बायोलॉजिकली वो होती है टर्म्स, वो उसे धीरे धीरे उस चीज़ में लिमिट्स उसकी खोलती है। लिमिट्स मतलब उसकी जो ताले लग रखे हो गए या जो भी क्या बोलते हैं जो ग्रो नहीं हुआ होगा वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, तो उसको वहाँ पे फेवर मिलता है कि हाँ मैं आसानी से बोल सकता हूँ, तो उस चीज़ में वो अपनी कमांड पकड़ने लग जाता है। यही होता है इन्फ्लुएंसर, चीज़ों से प्रभावित होकर चीज़ों के संग अडेप्ट कर लेना और चीज़ों के अनुसार बनते चल जाना, यही आपकी लाइफ बनाता है। और रिच माइंडसेट कॉम्प्लेक्स को इसलिए अंडरस्टैंड कर लेता है इजीली क्योंकि वो जब इन्फ्लुएंस होता है तो धीरे 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 उसे पता होता है एसेट क्या क्रिएट करना है, बेटर क्या है। कंसिस्टेंसी का मैटर वो नहीं जानता असली, मैं कहना चाहता हूँ, जो सक्सेस पा चुका है। दो तरह के व्यक्ति पाते हैं, एक परफेक्ट पर्सन और एक इम्परफेक्ट पर्सन। मैं कहता हूँ इम्परफेक्ट बेटर है बिकॉज वो परफेक्ट को जान रहा है, बिकॉज द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट के साथ। जो समय के संग चलता है वो समय उसकी कदर करता है, और समय सबसे बड़ी है। देखो कहते हैं ना, एक नियम है या एक ऑब्जर्वेशन कह लो या नेचुरल फैक्ट कह लो, नदियों के पास वाले देश सबसे विकसित है, बिकॉज क्योंकि नदी के पास ऐसी प्रभाविकता या ऐसा नेचर है जो उनको रिच बना देता है, संपन्न बना देता है।
जिसका समुंदर पे राज है वो पूरी धरती पे राज करता है। मैं कहता हूँ समुंदर तो बड़ी छोटी चीज़ है, वो तो धरती है। जिसका समय पे राज है ना, जिसके पास समय की धारा पे काबू है, वो पूरे ब्रह्मांड में राज करता है। क्योंकि समय जो है ऐसा, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। मैं कहता हूँ कि धरती पे जिसका राज है, धरती पे जिसका वो है, वो तो नदी पे है केवल। नदी बहुत न्यूनतम है। अगर स्केल थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो मेजरली आपको अंडरस्टैंड होगा कि जिसका समय पे वो है, तो समय से ऊपर वाली कोई धारा है नहीं। समय एक ऐसी धारा है जो इतनी अनंत है, जिसका ब्रह्मांड पे राज है, जिसका टाइम पे काबू है मेजरली। और टाइम पे इतनी आसानी से कोई काबू नहीं पा लेता। टाइम का बांध इतनी जल्दी कोई नहीं बना लेता। बनाने वाले इंसान तो बना ही नहीं सकता मेजरली। मैं आपको सीधी टॉक कह दूँ, नदी पे काबू पा लोगे इंसान है, क्योंकि समय, नदी दिखती है, समय नहीं दिखता। समय एहसास भी नहीं होता। जो दिखता नहीं, एहसास नहीं होता, वो मानव से बिलोंग ही नहीं करता। क्योंकि मानव तो असलियत है ना, मटेरियलिस्ट है एंड थिंक करता है आइडियलिस्ट की। तो बीच का माध्यम है। पर समय प्योरली आइडियलिस्ट है, प्योरली आइडियलिस्ट। पर किसके बेस पर है? मटेरियलिस्ट के बेस पर। हाँ जी, यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं मटेरियलिस्ट और आइडियलिस्ट की ठीक से। 2 कॉम्बिनेशंस पे टाइम एग्जिस्ट करता है, बाकी 4 कॉम्बिनेशन ह्यूमैनिटी के होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं और एक जो होता है बिल्कुल प्योर आइडियलिस्ट होता है। इसलिए कहते हैं जिसने टाइम को एसेट कर लिया उसका टाइम यूटिलाइज कहलाता है और टाइम रिटर्न देता है विथ टाइम के साथ। और जो टाइम के संग योग्य बन जाता है वो सबसे योग्य है। और यह हकीकत है कि अक्लमंद वो नहीं कहलाता जो जल्दी सीख गया, अक्लमंद वो कहलाता है जो समय के साथ सीख गया। क्योंकि इन्फ्लुएंस तो बाद में हो गए। अगर आप पहले इन्फ्लुएंस हो गए मतलब आप एक आम व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे। साधारण व्यक्ति जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, पर एक रिच माइंडसेट इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है। अब बता दो, कंसिस्टेंसी सोशली तो यूँ कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ बेटर, कि रियलिटी में बेटर करती है। हाँ, मैटर करती है, बट एक रिच माइंडसेट की वहीं से पता चल जाती है। वो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से थिंक करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता इतनी जल्दी, बिकॉज वो लूप में ट्रैप में फंसना पसंद नहीं करता। वो एक रियल मैथमेटिशियन होता है। अब ये बता लो, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, जीनियस लोग होते हैं, तो हाँ आप परफेक्ट हो, ठीक है, आपकी चालें परफेक्ट है, ठीक है, बट हम परफेक्ट बन सकते हैं। देखो, रिच और एक्सट्रीम रिच में ये फ़र्क होता है। रिच तो होता है, संपन्न तो होता है, पर एक्सट्रीम रिच ओवर रिच होता है। ओवर रिच का मतलब वो रिच को भी रिच होता है। और ये रियलिटी है कि 3 टाइप की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। एक पुअर कैटेगरी, सामान्य व्यक्ति, जिसके संग हनन होता है, और हो भी क्या उसकी हरकतों के कारण, या ना कह लो तो अगर वो मान के चलो उसके संग हनन हो रहा है, वो अमीर बन गया, तो वो एक्सट्रीम रिच कैटेगरी में आएगा। वो एक्सट्रीम रिच कैटेगरी का होगा, क्योंकि उसके तरीके अलग होंगे। वो दुनिया में नाम क्या करके जाएगा, दुनिया में कुछ ऐसा इन्वेंट करके जाएगा जो उसका प्रभाव डालेगी नेचर में डायरेक्ट, वो टाइम में इन्फ्लुएंस होगा। परंतु जो व्यक्ति क्या बोलते हैं रिच है, रिच कैसे, अमीर बन गया जल्दी, कोई ज़्यादा वो नहीं, तो वो टाइम के रिलेटेड में कुछ भी काउंट नहीं होएगा। वो एक ऐसा नेगलेशन पॉइंट हो जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मेजरली। और वो रिच अपने आप को क्या समझेगा, मैं रिच हूँ, पर रियलिटी में वो रिच नहीं है। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी, एक्सट्रीम रिच। एक्सट्रीम रिच का मैंने पहले बताया, जो समय के संग अमीर बन जाता है। समय के संग क्या, ये रिच जो हो गए ये जानते हैं बिहेवियर को कैसे चलना। ये वही व्यक्ति है जो एक ही प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करा। इनकी कंसिस्टेंसी कभी भी ऐसी नहीं होती कि हमें क्या बोलते हैं, हमें परफेक्ट बनना, हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें नहीं। इनकी कंसिस्टेंसी होती है, पॉली मैथमेटिशियन होते हैं। ये एक फील्ड पे वर्क नहीं करते। मेरा मानना ये है, अब मैं थोड़ी बताता हूँ जो मेरे को बतानी थी। मैं इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस सीख रहा हूँ, मेरे अंदर एक्सट्रीम रिच की क्वालिटी है। मैं इंजीनियरिंग कभी भी इंजन में नहीं लगाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग कभी भी कंप्यूटर में नहीं लगाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग लगा दूंगा सोशल साइंस में। हाँ, इंजीनियरिंग सोशल साइंस में लग कैसे सकते, आप ऐसे सोच रहे हो ना। एक ट्रक के पीछे बाइक चलाते हुए ट्रक को स्टॉक मार्केट बना कैसे देते हैं, इम्पॉसिबल है ना। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ के ट्रेडिंग में किस तरीके से उसके पुट ऑफ ऑप्शन लगा देते हैं, सक्सेशन कॉल एंड पुट एंड ऑप्शन एंड रिजेक्ट, कैसे, इम्पॉसिबल है ना। ये इम्पॉसिबल को ही हम पॉसिबल कर देते हैं, बिकॉज हम एक्सट्रीम रिच पर्सन हैं। हम जानते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरीके से चलते हैं, हमें पता है। इंजीनियरिंग दुनिया सीखेगी, इंजीनियरिंग हमें कंप्यूटर साइंस, हमें करियर लेना है। इनकी कंसिस्टेंसी उस मैटर की, तो कंसिस्टेंसी भी 2 तरीके की मैटर करती है। मैंने कहा था फिलोसफिकल, सोशलिटी और क्या बोलते हैं साइंटिफिक। रूल सब में सेम चलेगा, रूल सब में सेम चलेगा। साइंटिफिक
कंसिस्टेंसी का मतलब है, कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब कि स्मॉल टास्क के बेसिक्स को कंप्लीट करते रहो लॉन्ग टर्म तक, देन यू मेक, लगातार जो आपका प्रयास हो रहा है वो प्रभाव करेगा चीज़ों को। तो कंसिस्टेंसी जो है लगातार प्रयास करने के बाद जो भी इफेक्ट डाले या कोर्स डाले या जो भी प्रभाव करती चले जाए वो कंसिस्टेंसी कहलाती है। अच्छा मुझे बताओ डिकम्पोज की प्रोसेस कैसे चलती है। हाँ तो नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज कंसिस्टेंट चलती है, बिकॉज नेचर ऑलवेज कंसिस्टेंट करती है, नेचर ऑलवेज मैच्योर होती है। एक बच्चा मैच्योर नहीं होता, तो बच्चे भी दो कैटेगरी होते हैं, एक एक्सट्रीम रिच कैटेगरी का, एक रिच कैटेगरी का। रिच कैटेगरी का कंसिस्टेंसी को कहेगा अरे मेरे देन दाता मुझे बता रहे कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ होती है, तो मान लिया। एक कैटेगरी एक्सट्रीम रिच की वो होती है, वो गुरु के ऊपर सवाल उठा देते हैं, हम क्यों माने, हमें पहले इसका महत्व बताओ। बिन महत्व के हम मानेंगे ही नहीं। एक गुरु अपने दो शिष्यों को कुछ सिखा रहा है, एक शिष्य ने कहा गुरु जी ने जो कहा वो सत्य ही होगा, मान लिया, प्रयास करने लग गया, बढ़िया लगा, तो कहा गुरु ने अकल दी थी तो मैंने कमा ली, अर्जित कर ली और मैं कामयाब हो गया। एक शिष्य वो था, गुरु पे सवाल उठा दिया, क्यों मानूं, होते कौन हो तुम, चलो माना गुरु होते हो तो मुझे इसका प्रमाण दो। ठीक है, मैं जली। अब इसने क्या करा, इसने यही चीज़ करी। अब गुरु जानता है ये जो है परफेक्ट पर्सन है, ये जो है परफेक्ट बच्चा है, ये छायांतर व्यक्ति, ये ईश्वर है। दूसरे व्यक्ति को देखा ये नालायक है, ये किसी चीज़ के लायक नहीं है, परंतु ये जब लायक बनेगा तो ये उस लायक से ज़्यादा लायक बन जाएगा। कैसे, क्योंकि ये ईश्वर नहीं परमेश्वर है, इसे पता है कि वास्तविक क्या है, तो ये असलियत जानेगा, ये मेरा रूप ले लेगा कि मैं कौन हूँ रियलिटी में। एक गुरु क्या था, जो कि प्रतिबिंब था, सुपीरियर था, तो उसे पता था ये तो गुरु नहीं बनेगा, ये तो कुछ और ही दुनिया के लिए कामयाब व्यक्ति बन जाएगा, पर जो दूसरा था वो मैं बन जाऊँगा जो इन कामयाबों को बना रहा है मेजरली। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर ये है, गुरु जानता है ये परफेक्ट बच्चा ये तो दुनिया के लिए लाभदायक बनेगा, ये जो नालायक है, ये नालायक जब लायक बनेगा तो ये मेरा रूप ले लेगा जो इन लायकों को लायक बना रहा है। ठीक है ना, तो मेरे लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कि गुरु शिष्यों में भी मैंने इन्हें बता दिया कि देखो दो तरह के व्यक्ति है, एक कंसिस्टेंसी कह के हमें दिया हमने मान लिया, एक कह के सवाल उठा देंगे हम नहीं मान रहे, हमें पहले प्रमाण चाहिए। ये मैच्योरेशन है, ये योग्य पर्सन बनेगा, ये ब्राइट पर्सन बनेगा, ये ब्रिलियंट तो नहीं होगा, ये जीनियस नहीं होगा, पर ये कैपेबल होगा एवरीथिंग के लिए। ये एक प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेगा कि इसके आने वाली 10 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, पर एक प्रॉब्लम ही इसको सबसे ज़्यादा दुखी देगी। और ये कंजर इतना नालायक है कि ये एक ही प्रॉब्लम को कहेगा, हे भगवान मेरी ज़िंदगी में क्यों ये 4 साल बर्बाद लिखे हैं, परंतु उसे क्या पता उसके पल्ले वाले के 40 साल बर्बाद लिखे हैं, पर वो 40 साल में मस्त रहेगा, ये 4 साल में ही रंडी रोना करता रहेगा अभी टाइम। हाय कैसे मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इसको सारे दुख एक ही पल में मिल रहे, उसे 40 साल के दुख 4 साल में मिल रहे, तो ये डिप्रेशन का शिकार होगा। वो व्यक्ति 40 साल के दुख 40 साल में मिल रहे हैं, तो सुख दुख जिंदगी में दोनों चलते रहेंगे एवरी टाइम। तो मेजरली है एक करियर रिलेटेड पर्सन इसलिए खुश रहता है बिकॉज वो इल्यूजन में रहता है, और इल्यूजन में ये भी रहता है 4 साल तक इसकी ज़िंदगी बड़ी झंड होती है, 4 साल के बाद उसका असर दिखने लग जाता है जब उसकी 10 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है थिंक। ऐसी इंजीनियरिंग में भी अंतर है, एक इंजीनियरिंग सीख रहा है कि मुझे कंप्यूटर चलाना सीखना है, मुझे क्या बोलते हैं मैं कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करूँगा, मैं एक डेटा एंट्री करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, मैं क्या बोलते हैं वो वर्ड सॉफ्टवेयर सीखूँगा, मैं एक्सेल सीखूँगा, और क्या मैं क्या बोलते हैं पाइथन चला के मैं किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करूँगा, मैं एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, सिचुएशन या सोसाइटी के दिखा दूँगा और मैं पैसे कमाऊँगा। ठीक है, आपकी जैसी 10 लाइन में चले कंपटीशन आएगा, फिर आप यूँ कहोगे मेरा प्राइस कम हो गया, मेरी वैल्यू कम होगी, मेरी पढ़ाई जो मैंने कितनी करी थी वो सारी की सारी फेलियर होगी, और आपका गुरु कहेगा कि देखो 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 मैंने कही है आज तुम इसमें आईटी में वर्क कर लेते हो, आने वाले 10 साल में बैठ के खाओगे, ठीक है, पर आने वाले 10 साल में फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, और फिर क्या होगा, सीधी सी बात ये है आप पीछे रह जाओगे बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत लार्ज है। जिन्होंने महारत कर ली, जिन्होंने टॉप ले लिया, वो फिर कहेंगे सक्सेसफुल गाता कि मनी से ही सब कुछ होता है, जिन्होंने नहीं करा वो दुखीदारी बेरोजगार हो गए, वो यूँ कहेंगे जिंदगी इंजीनियरिंग में हमने बर्बादी करी। और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो यूँ शांता है इंजीनियरिंग नॉट मैटर करती, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप जानता हूँ किस तरीके से मुझे चलानी, किस तरीके से मुझे मेक करनी, किस तरीके से मुझे बिल्ड करनी। ये ह्यूमन की रियल कैटेगरी अपनाएगा, और रियल कैटेगरी अपनाने के बाद कैसे वर्क करना है मुझे सिखाया कि भाई वर्ड सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें एप्लीकेशन किस तरीके से बनानी है, एप्लीकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बनानी है, बट ये कॉम्पिटिशन से थोड़ा अलग होगा, और ये क्या करेगा एप्लीकेशन की जगह सॉफ्टवेयर ही बना देगा रियल।
एक नए टाइप का कंप्यूटर बना देगा, एक नए टाइप की चिप बना देगा, नए टाइप का प्रोसेसर बना देगा, नए टाइप के एलिमेंट्स बना देगा। कैसे एलिमेंट्स? बिटेंट्स के एलिमेंट्स कैसे कहता है? पुट एंड डाउन, 0 आयोटा एंड 1 आयोटा के बेस पर 4 टाइप्स ऑफ बिट्स हो जाएगी वहाँ पे काउंट एंड सिमिल्टेनियसली वर्क करेगी 3 टाइप्स ऑफ बिट्स। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट ला देगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक्स का, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर था बेसिक्स का, और उसकी एडवांस में चल रही थी, इसकी बेसिक से ही एडवांस चल रही है, मतलब ये एडवांस पे वर्क कर रहा था ऑटोमेटिकली। ये है रिच एक्सट्रीम वर्क का, कि एक्सट्रीम रिच पर्सन जो होते हैं वो इन्वेंटर्स कहलाते हैं, और जो रिच पर्सन होते हैं वो इंजीनियर्स कहलाते हैं। इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स में ये अंतर होता जाता है, जो कि मेटली हमें मेक करता है। कैसे? वेज का, डिफरेंट थिंकिंग को, वर्ड सेम थे, देखने के नज़रिए अलग थे। एक पे आँखें नहीं थी तब भी देख लिए, एक पे आँखें थी तब भी नहीं देख पाया। ये है एसेशन इन्फ्लुएंस। यहाँ आप अपने टीचर के ऊपर भरोसे में, मैंने कहा भरोसा रखो, अंधविश्वास ना रखो, पूर्ण भरोसेमंद मत रखो, क्योंकि भरोसेमंद अगर टीचर कह रहा है मैं सब कुछ आपको प्राप्त करा दूंगा, नहीं, हमें पता है कि हम स्वयं से प्राप्त करेंगे। अगर हम ही एग्जीक्यूट नहीं करते तो आप कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो, आप क्यों नहीं कह सकते कि हम कामयाब हो गए। और यह हकीकत है। एक गुरु या कोई भी ट्यूटर अगर यूँ कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कामयाब बनाया, तो समझ जाओ वो गुरु नहीं है, वो इन्फ्लुएंस हो चुका है, वो प्रभावित हो चुका है, एक मानव है मात्र। पर यदि एक गुरु कहता है कि तुम स्वयं बने हो अपने ऊपर से, तब समझ जाओ। और एक गुरु अगर दक्षिणा नहीं मांगता तो वो मानव नहीं है, वो वास्तविक गुरु है। क्योंकि उसको देखो, मैंने सीधी बताया, एक गुरु वो जो दक्षिणा मांग रहा है, उसका क्या है, उसको पैसे चाहिए तब वो आपको सिखा रहा है। गुरु वो भी है, एक गुरु वो जो आपको ज्ञान दे रहा है, कुछ ले नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा? फेवर तो हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है, एवरी टाइप ऑफ पर्सन को कुछ ना कुछ फेवर चाहिए होता है। तो इसको फेवर का मिला, इसको मजा ही आपको पढ़ाने में आ रहा है, क्यों? इसकी ट्रेड ही पढ़ाने की है। इसका जो डिज़ायर है, देखो एक व्यक्ति को चाहिए पैसा, एक व्यक्ति को चाहिए ज्ञान। ज्ञान वाला ऑब्जर्व कर रहा है, पैसे वाला ऑब्जर्व तो कर रहा है पर पैसा ले लेना रहा है। जो पैसे वाला वो सामाजिक व्यक्ति है, ये नेचुरल व्यक्ति है। तो जो नेचुरल गॉड है, जो नेचुरल गुरु है, वो की बात कर रहा हूँ कि नेचुरल गुरु कभी भी दक्षिणा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको फेवरेबल आउटकम वही मिल गया आपको सिखाने में, उसको मज़ा ही सिखाने में आ रहा है। देखो एंड टू एंड हमें क्या चाहिए? पैसे से भी आप खुशी ही मांगोगे, खुशी ही लोगे, और आप सिखाने के बाद भी अगर खुशी मिले तो आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता। इसलिए मैंने कहा था पैसा इज आइडियलिस्ट थिंग, वो आइडियलिस्ट थिंग या आइटम है। मेरी फॉर्मूले से मेरे रूल्स या मेरी थ्योरम्स कभी गलत नहीं होती, पर व्यक्ति मैं गलत हूँ जो उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता। मैंने कहा ना, मैं नालायक हूँ एवरीथिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है पर्टिकुलर फील्ड के लिए लायक हूँ, बाकी सबके लिए नालायक ही खिलाऊंगा, और बाकी सब मुझे नालायक कहते रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्योंकि मुझे पता है ये खुद बेचारे इल्यूजन के सिखा रहे, खुद बेचारे लूप्स के सिखा रहे, मुझे क्या सिखाए कि ये मेरा अहंकार बोल रहा है। पर बाय एंड टू एंड मुझे भी पता चल रहा है मैं भी एक इल्यूजन में, मैं भी एक मोह माया में फंसा हुआ हूँ, एक लूप्स में। कहने को मैं मैथमेटिशियन हूँ, फिर भी मैं एक लूप्स में फंसा व्यक्ति हूँ, बस थोड़े लूप्स अलग अलग टाइप के हैं, नहीं जल्दी।